हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका माइनर टेस्ट नंबर 12 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 2 एसएसटी विषय का, और ये हुआ था आपके 23/11/2025 को। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, गुदड़ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है। यानी कि जो गुदड़ संप्रदाय है इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आ जाएगा आपके दांतड़ा के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में रामसनी संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए एवं सही कोड का चयन भी कीजिए। तो आपको इसमें संस्थापकों के साथ सुमेलित करके सही कोड का चयन करके लिखना है। तो सबसे पहले दे रखा है रैण शाखा, तो रैण शाखा के संस्थापक आते हैं आपके दरियाव जी, यानी कि पहले में आ जाएगा 3। फिर दे रखा है शाहपुरा भीलवाड़ा, तो इसमें आपके आ जाएगा भाई रामचरण जी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा 1। फिर दे रखा है सिंहथल जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है, इसके संस्थापक आते हैं आपके हरिदास जी, यानी कि इसमें आ जाएगा 4। और खेड़ापा शाखा जो कि जोधपुर के अंदर है, इसके आ जाएंगे आपके रामदास जी महाराज, यानी कि आ जाएगा 2। तो 3, 1, 4, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके सही हो जाएगा भाई। तो रैण शाखा आ जाएंगे आपके दरियाव जी हो गए, शाहपुरा के हो जाएंगे आपके रामचरण जी, सिंहथल बीकानेर के हरिदास जी और खेड़ापा के रामदास जी। इनको एक बार और याद कर लेना ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित राजवंशों को उनके कुल देवियों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं राजवंश, सामने दे रखे हैं आपको कुल देवियाँ, इनको सुमेलित करके लिखना है। तो सबसे पहले दे रखा है सीरवी, तो सीरवी राजवंश की जो कुल देवी है वो आते हैं आपके आई माता, जो कि बिलाड़ा गांव के अंदर है। और ऐसा कहा जाता है कि माता जी का जो मंदिर है वहाँ पर किससे टपकती है, तो ये बिल्कुल आपके सही है भाई। तो सीरवी जाति की कुल देवी कौन आ जाएंगे आपने, आई माता, जो कि बिलाड़ा गांव जोधपुर के अंदर स्थित है। फिर दे रखा तंवर जाति, तो तंवर राजवंश का जो माता आती है वो है आपके चिलाई माता, यानी कि 1। 3, 1 सोलंकी, तो सोलंकी राजवंश की जो कुल देवी है वो आ जाएंगी आपके खिमज माता, यानी कि 2। फिर दे रखा है दैया, तो दैया राजवंश के जो कुल देवी है वो आपके रहने वाले है केवाई माता, यानी कि 4। 3, 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अव्वा की कुल देवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सर और हाथ हैं। तो सुगाली माता जो है, जिसे हम क्रांति की देवी भी कहते हैं, इनके कुल कितने सर और हाथ थे, तो वो आ जाएगा आपके 10 सर थे और 54 हाथ थे, यानी कि 10 तो हाथ थे माता जी के और 10 तो सिर थे और 54 हाथ थे भाई, ठीक है ना। तो अव्वा की कुल देवी है सुगाली माता, जिन्हें क्रांति की देवी भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है। यानी कि जो गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनका आपको चयन करके सही कोट का चयन भी करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके सबसे पहले गोगा जी महाराज, फिर आ जाएगा आपके तेजाजी महाराज, और फिर आ जाएगा आपके देव जी महाराज। तो इन तीनों ने वो गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से पिछवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित है। तो पिछवाई चित्रांकन जो है ये आपके रहते हैं अभी नाथ द्वारा शैली से, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से असुमेलित की पहचान कीजिए। कौन सा युग में असुमेलित है उसकी आपको पहचान करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है मथेरण कला, तो मथेरण कला आपके पाली के अंदर आपके इसमें नहीं रहने वाला। मुरादाबादी, तो मुरादाबादी बिल्कुल जयपुर के अंदर है। तैनिसा ये आपके अलवर के अंदर। मलेर प्रिंट ये आपके बाड़मेर के अंदर। लेकिन मथेरण कला जो है ये आपके इसमें नहीं रहने वाला, ये आपके गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। तो राजस्थान के अंदर अग्नि नृत्य का जो संबंध रहता है वो आपके आता है जसनाती संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे। तो जो काजी हमीदुद्दीन नागौरी है उनका सूफी सिलसिला कौन सा था, तो वो आपके रह जाएगा इसमें सुरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे हमीदुद्दीन नागौरी, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संत निर्गुण उपासक नहीं है, यानी कि निर्गुण धारा के उपासक कौन नहीं थे उसका आपको इसमें चयन करके लिखना है। तो वो आ जाएगा आपके जसनाथ जी, ये आप जसनाथ जी है, ये आपके निर्गुण भक्ति के उपासक संत है। दरियाव जी भी निर्गुण है और दादू दयाल जी भी निर्गुण है। लेकिन मीराबाई जो है ये भगवान कृष्ण जी को एक मूर्ति के रूप में मानते थे, यानी कि ये आपके निर्गुण नहीं सगुण रूप से मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं संप्रदाय, सामने दे रखे हैं आपके प्रवर्तक, इनको आपको सुमेलित करके लिखना है भाई।
तो सबसे पहले आपको दे रखा है अलक्या संप्रदाय, तो अलक्या संप्रदाय में आ जाएगा आपके लालगिरी जी, यानी कि इसमें आ जाएगा 2। तो अलक्या में आ गया आपके लालगिरी जी। पाशुपात संप्रदाय, तो पाशुपात संप्रदाय में आ जाएगा आपके लकुलिस, यानी कि जो लकुलिस है मेवाड़ के अंदर, वहाँ पे लकुलिस जी ने यहाँ पे पाशुपात संप्रदाय की स्थापना की थी भाई। तो बी में हो जाएगा आपके 3। फिर दे रखा बैराग पंथ, तो बैराग पंथ चरण में आते हैं आपके भरथरी, इसमें आ जाएगा आपके 1। और सरवंगी जो संप्रदाय है इसके आते हैं आपके लखड़दास, यानी कि 4 नंबर। तो 2, 3, 1, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस लोक देवी को कंजर समाज की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है? तो कौन सी लोक देवी है जिन्हें कंजर समाज की लोक देवी भी कहते हैं? तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि जो चौथ माता है जो कि सभी माधोपुर के अंदर है, ये कंजर समाज की कुल देवी मानी जाती है और कंजरों के द्वारा इन्हें कुल देवी के रूप में पूजा भी जाता है भाई, चौथ माता, जिनका मंदिर है आपके सभी माधोपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान में होलिका दहन के बाद किस लोक देवता के जीवनी के गीत गाए जाते हैं? तो राजस्थान के अंदर होलिका दहन करने के बाद एक लोक देवता के गीत गाए जाते हैं, वो आते हैं आपके तेजाजी महाराज। इसमें तेजाजी महाराज के गीत है वो गाए जाते हैं होलिका दहन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से पाबू धणीरी वाचना किस जाति के लोग प्रमुख रूप से गाते हैं? तो पाबू धणीरी वाचना जो है ये किस जाति के लोगों के द्वारा गाई जाती है? तो वो आ जाएगा आपके थोरी जाति के लोगों के द्वारा पाबू धणीरी वाचना है वो गाई जाती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सावित्री माता का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सावित्री माता का मंदिर आपके मिलेगा पुष्कर अजमेर के अंदर, क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर अजमेर के अंदर है और सावित्री माता जी का मंदिर भी पुष्कर अजमेर के अंदर है। इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, सावित्री माता का मंदिर पुष्कर अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है, वह लोक देवता जिसका कोई मंदिर या मूर्ति नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है जिसे गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनका ना तो मूर्ति होती है न मंदिर होता है, उनका केवल लकड़ी का एक कलात्मक तोरण होता है जो कि गांव के बाहर किसी मार्ग या किसी खेजड़ी के ऊपर लगाया जाता है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा मामा देव जी, जिन्हें बरसात के देवता भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है, जयपुर की ब्लू पोट्री हस्तकला के संदर्भ में सही कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है भाई। सही कथन कौन सा उसका चयन करके नीचे दिए गए कूटों में से चयन भी करना है। तो सबसे पहले दे रखा है, जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम के समय में शुरू हुआ था। दूसरा दे रखा, इस कला में सफ़ेद बर्तन पर नीले रंग का अंकन किया जाता है। गोपाल सैनी नरोत्तम लाल जांगीड़ इस कला के सिद्ध हस्त है। तो बिल्कुल सही है भाई, एक तो इसमें सफ़ेद बर्तन पर नीले रंग का अंकन किया जाता है, बिल्कुल सही है। और गोपाल सैनी और नरोत्तम लाल जांगीड़ इस कला के सिद्ध हस्त है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला आपके हो जाएगा गलत, क्योंकि महाराजा मानसिंह के समय ये शुरू नहीं हुई थी। ये आपके इसमें असत्य कथन है भाई। तो कथन नंबर 2 और 3 इसमें सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में हस्त निर्मित कागज़ बनाने की प्रमुख कला का प्रमुख केंद्र है। तो राजस्थान के अंदर हस्त निर्मित कागज़ के जो कलाकार होते हैं वो उनका प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो वो आ जाएगा आपके संगानेर जयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी। यानी कागज़ से संबंधित जितनी भी हस्तकलाएँ वगैरह बनती है वो सारी संगानेर जयपुर के अंदर ही बनती है भाई। और अगर हस्तशिल्प पूछ ले आपको तो वो आएगा आपके जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। तो हस्त निर्मित और हस्तशिल्प इन शब्दों में ध्यान रखना भाई आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में पाई जाने वाली बातिक कला क्या है? तो राजस्थान में पाई जाने वाली जो बातिक कला है ये आपके रहती है भाई, कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की जो प्रक्रिया होती है इसको बातिक कला कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से वस्त्र रंगने की पोमचा पद्धति किस रंग की प्रधानता होती है? तो पोमचा पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो वो आ जाएगा आपके पीले रंग की प्रधानता होती है, इनके ऑप्शन नंबर 3। तो निम्न में से वस्त्र रंगने की पोमचा पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो पोमचा मतलब पै मतलब पोमचा और पै मतलब पीला रंग, ठीक है ना। तो पोमचा रंगने की पोमचा जो पद्धति है इसमें आपकी पीले रंग की प्रधानता पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से मौजमाबाद के भित्ति चित्रों का संबंध राजस्थान के किस स्कूल से रहा है? तो मौजमाबाद के भित्ति चित्रों का संबंध राजस्थान के किस स्कूल से रहा है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके ढूंढाड़ स्कूल से,
मौजमाबाद के जो भित्ति चित्र है वो राजस्थान की ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से नारियों का तैराकी मुद्रा में चित्रण व पारदर्शी वेशभूषा किस चित्र शैली की विशेषता रही है। यानी कि तैरती हुई मतलब महिलाओं के तैरते हुए का चित्रण किया हुआ है और पारदर्शी वेशभूषाएं पहनी हुई है। तो ये चित्रकला जो है ये आपके रहती है नागौर शैली की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। यानी कि नारियों के तैराकी मुद्रा में चित्रण और पारदर्शी वेशभूषा के जो चित्र है वो आपको नागौर शैली के अंदर देखने को मिलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी चित्र शैली पशु पक्षियों के चित्रांकन के लिए जानी जाती है। तो कौन सी चित्र शैली है जो पशु और पक्षियों के चित्रांकन के लिए जानी जाती है, तो वो आ जाएगी आपके बूंदी चित्र शैली, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूल और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। यानी कि एक तरफ आपको दे रखी है जो स्कूल है वो दे रखी है और सामने उनके शैलियाँ दे रखी है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। सबसे पहले दे रखा ढूंढाड़ स्कूल, तो इसमें आपके रहेगी शेखावटी और अलवर शैली, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा मेवाड़ शैली, तो इसमें आपके सिरोही और अजमेर शैली दे रखा है जो कि इसमें आपके नहीं आने वाली है, यानी कि ये आपको हो जाएगी सुमेलित नहीं है। बाकी हाड़ौती स्कूल में आती है कोटा और बूंदी शैली, मारवाड़ स्कूल में आती है गाणेराव और किशनगढ़ शैली। तो ये गाणेराव शैली भी आपको ध्यान रखना है, ये आपकी स्कूल कौन सी है, तो मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है गाणेराव शैली, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके सुमेलित नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से आभूषण एवं अंग का कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो नथ आपके नाक में पहनी जाती है, चुन्नी जो है ये आपके गले में, तो ये इसमें आपके सुमेलित नहीं रहने वाला अभी। और आरसी जो है वो हाथ में पहनते हैं, चूंप जो है ये आपके दांत में पहनते हैं, ठीक है ना। और चौंप आ जाए तो वो नाक में पहन जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। चूंप आई तो दांत और चौंप आए तो नाक में, लेकिन चुन्नी जो है ये आपके गले में नहीं पहनी जाती है, ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में ग्रामीण पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किस भांति की पगड़ी पहनी जाती है। तो राजस्थान में ग्रामीण जो लोग हैं वो होली के अवसर पर किस रंग की भांति की पगड़ी पहनते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा आपके फूल पत्ती की छप्पई युक्त पगड़ी पहनते हैं भाई। यानी कि जिस पगड़ी पर फूल पत्तियाँ ये सब छपी होती है ना, वो पगड़ी पहनते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 27 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है। तो नीचे दिए गए कुछ वस्त्र है, इसमें से आदिवासी महिलाओं के वस्त्र कौन से हैं उसका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है कटपी, तो कटकी जो है ये एक प्रकार का आपके आदिवासी महिलाओं का वस्त्र रहता है। नांदना ये भी आपके एक आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है, लेकिन खपटा जो है ये रहता है पुरुषों का वस्त्र, ठीक है ना। और कच्छाबू जो है ये भी आपके आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 28 नंबर आपको क्या दे रखा है। तो 28 नंबर में आपको दे रखा है कि राजस्थानी लोक संस्कृति में मेमंद, कांटा, तिमड़ियाँ आदि क्या है। तो मेमंद है, कांटा है, तिमड़ियाँ है आदि क्या है, तो ये आपके रहेगा विभिन्न तरह के आभूषण है भाई, ठीक है ना। क्योंकि तिमड़ियाँ वगैरह गले में पहनते हैं, तो ये आपके विभिन्न तरह के आभूषण रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 29 नंबर आपको दे रखा है, स्त्रियों द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है। तो लहरिया भात की जो ओढ़नी है ये स्त्रियाँ किस माह में पहनती हैं, तो वो इसमें आपके रहने वाला है श्रावण मास के अंदर लहरिया भात की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपकी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि श्रावण मास के अंदर ओढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 30 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पुरुषों का वस्त्र नहीं है। तो कौन सा वस्त्र है जो कि पुरुषों का वस्त्र नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है जामा, फिर दे रखा है चोगा, फिर दे रखा है मिर्जई, और इसमें पूछा गया है कि पुरुषों का वस्त्र नहीं है वो आपको बताना है। तो जामा है, चोगा है, मिर्जई है, ये तीनों ही आपके इसमें वस्त्र नहीं रहने वाले हैं, यानी कि 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 31 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में मोरडे की पगड़ी को मुख्यतः किस अवसर पर पहनने की परंपरा है। तो जो मोरडे की पगड़ी पहनी जाती है राजस्थानी लोगों के द्वारा, ये मुख्यतः किस अवसर पर पहनी जाती है, तो ये आपके इसमें आ जाएगा कि विवाह के अवसर पर मोरडे की पगड़ी है वो पहनी जाती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 32 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से अंग व आभूषण
का कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है भाई। तो कान के अंदर पहनी जाती है खिटली, तो ये बिल्कुल सही है। खिटली जो आभूषण है वो कान का आभूषण रहता है। कमर का देर का टणका, तो टणका आपके कान का आभूषण, इसे कमर का आभूषण नहीं रहता है भाई, तो ये इसमें आपके सुमेलित नहीं रहने वाला है। और कंठ के अंदर आपके पहनते हैं थमड़ियों, बिल्कुल सही है। अंगुली के अंदर पहनते हैं दामना, दामना है वो अंगुली का एक आभूषण रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा जो दे रखा है आपको कि कमर के अंदर टणका पहनते हैं, ये आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। तो 32 में हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक ऊंट का आभूषण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊंट का आभूषण है वो आपको इसमें चयन करना है। तो ऊंट का आभूषण आ जाएगा आपके गोरबंद, ठीक है ना। तो गोरबंद एक गीत भी है जो कि ऊंट का आभूषण है, उसको महिलाएं बनाते हुए गीत गाती है, गोरबंद नखरालो, तो ये आपके इसमें रहता है। ऊंट का आभूषण कौन सा हो जाएगा, तो गोरबंद रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कत्थोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी को कहा जाता है। तो कत्थोड़ी जनजाति की जो महिला है वो मराठी अंदाज में जो साड़ी बांधती है उस साड़ी को क्या कहते हैं, तो वो आ जाएगा आपके फड़का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, उस साड़ी को कहते हैं फड़का कहा जाता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से अटपटी और शिवसाई आदि पगड़ियों का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है। तो अटपटी पगड़ी है, शिवसाई पगड़ी है, आदि जो पगड़ियाँ हैं ये आपके मेवाड़ से संबंधित रहती हैं भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किशनजीरी वैली के रचनाकार है। तो किशनजीरी वैली के रचनाकार कौन है, तो वो आ जाएगा आपके करमसी सांकला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा कि किशनजीरी वैली, तो वो करमसी सांकला के द्वारा इसके रचनाकार रहते हैं भाई, ठीक है ना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करनी है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर आपको दे रखा है कि वागड़ में प्रचलित गल्ला लैंग लोक कथा का गायन करते हैं। तो वागड़ यानी कि जो आपके ये रहता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा साइड में, यहाँ पर एक लोक कथा प्रचलित जिसका नाम है गल्ला लैंग, ठीक है ना, इसका गायन करते हैं। तो कौन सी जाति के लोग इसका गायन करते हैं, तो वो आ जाएगा आपके जोगी है वो इसका गायन करते हैं भाई। गल्ला लैंग लोक कथा, इसका गायन कौन करते हैं, तो जोगी समुदाय के लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस ग्रंथ में मान सिंह प्रथम व हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। तो कौन सा ग्रंथ है जो हमें बताता है कि मान सिंह और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हमें जानकारी देता है, तो वो आ जाएगा आपकी मान चरित्र रासो, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 39 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रचना व लेखक कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो रचना व लेखक का कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो पहला दे रखा है आपके राग मंजरी, तो राग मंजरी के लेखक आते हैं पुंडूरिक विठल, बिल्कुल सही बात है। बिहारी सतसई, तो इसके आते हैं आपके महाकवि बिहारी, तो ये भी बिल्कुल आपके सही रहता है। लेकिन अमीर महाकाव्य है, इसके आपके चंद्रशेखर नहीं है, चंद्रशेखर जी की रचना आती है अमीर हट, ठीक है ना। और अमीर महाकाव्य के रहते हैं आपके नयन चंद्र सूरी, तो ये आपके इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला है। जबकि राजविलास के जो लेखक है वो रहता है आपके कवि मान, बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो आपके सुमेलित नहीं रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ व कब की गई। तो राजस्थान की जो ललित कला अकादमी है इसकी स्थापना आपके जयपुर के अंदर की गई है, और कब की गई, तो 1957 ईस्वी के अंदर की गई है भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर के अंदर की गई, और कब की गई, तो 1957 के अंदर की गई, ठीक है ना। आज़ादी के लगभग 10 साल बाद, 47 में आज़ाद हुए, उसके 10 साल बाद यानी कि 57 के बाद है वो आपकी इसकी स्थापना होती है, तो 1957, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है, वर्ष 2004-05 से राजस्थान में आईसीटी की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत डैश 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 योजना से की गई। तो 2005 से राजस्थान में जो आईसीटी है, आईसीटी की शुरुआत है उस सर्व शिक्षा अभियान के तहत डैश 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 योजना से की गई। तो वो कौन सी योजना रहती है, तो इसमें आ जाएगी आपके क्लब योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई। तो आईसीटी की योजना या आईसीटी की शुरुआत है वो क्लब योजना के तहत की गई, और अभियान कौन सा है, तो सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42 नंबर आपको दे रखा है,
राजस्थान में SIQV कार्यक्रम के अकादमिक कार्य का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान का जो SIQV कार्यक्रम है इसका क्रियान्वयन किया जाता है आपके RSCERT के द्वारा इसकी वो शुरुआत की जाती है। और इसका फुल नेम क्या रहता है अभी RSCERT का? तो इसका रहता है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना, रिसर्च एंड ट्रेनिंग रहती है, ये ध्यान रखना। तो इसकी फुल फॉर्म रहती है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रत्येक से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस्माइल कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया, उस कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो इस्माइल कार्यक्रम का वो क्रियान्वयन किया गया तो उस कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके मिशन समर्थ के तहत। मिशन समर्थ के तहत ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 44 नंबर आपको दे रखा है। डिजिटल कार्यक्रम मिशन बुनियाद का उद्देश्य है। तो डिजिटल कार्यक्रम जो मिशन है इसका बुनियादी उद्देश्य क्या रहता है? तो वो इसमें आपका जाएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को समझने की क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री प्रदान करना और जेंडर गैप को कम करना, बिल्कुल ये भी रहता है, और ड्रॉप आउट को कम करना। तो इसमें आपके तीनों ही जो दे रखे हैं कथन वो आपके बुनियादी उद्देश्य रहते हैं। तो इसमें आ जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 45 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो दीक्षा राइज पोर्टल है ये कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो वो आ जाएगा आपके 2018-19 के अंदर दीक्षा राइज पोर्टल है वो शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है। माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों को कलात्मक प्रतिभा को स्कूली छात्राओं की कलात्मक प्रतिभा को पोषित व प्रदर्शित कर शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा की गई पहल है। तो एक है कि भाई कला को बढ़ावा देने के लिए जो छात्राएं होती है स्कूल की, उनकी जो अंदर कला वगैरह है, किसी की भी जैसे मान लो गाने की कला है, किसी की डांस करने की कला होती है, तो किसी की भाषण देने की अच्छा कला होती है, तो इसको आगे लाने के लिए, इसके आगे बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत एक पहल शुरू की गई है, उसका नाम क्या रहता है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा कला उत्सव, यानी कि कला उत्सव पहल की शुरुआत की गई हुई। ऑप्शन नंबर 3, ताकि उनको एक मंच मिल सके अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल यानी कि RSOS के नवाचार ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली में विद्यार्थी साल में कितनी बार परीक्षा देने का विकल्प चुन सकते हैं? तो विद्यार्थी जो है वो साल में कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं? तो वो आएगा आपके इसमें 6 बार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 48 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान के उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि आपकी कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों में नेतृत्व निर्णय क्षमता जैसी सॉफ्ट स्किल का विकास करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो जैसे होता है ना भाई, नेतृत्व करने की क्षमता या फिर कोई निर्णय लेना हो तो उसके लेने की जो सॉफ्ट स्किल का विकास करने के लिए एक कार्यक्रम शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसका नाम रहता है आपके प्रबल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 प्रबल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 49 आपको दे रखा है। किस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई माह से रेडियो पर एक कार्यक्रम विद्यालय प्रसारण प्रसारित किया जाता है? तो ये किस संस्था के द्वारा किया जाता है जो कि जुलाई माह के अंदर किया जाता है और रेडियो के ऊपर भी किया जाता है? तो वो आ जाएगा आपके RSCERT उदयपुर के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 50 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। राज्य के PM श्री विद्यालयों में संविधान निर्माता के जीवंत चित्रण हेतु की गई पहल संविधान कक्ष का शुभारंभ किस विद्यालय से किया गया? तो जो संविधान कक्ष है इसकी शुभारंभ है वो किस विद्यालय से किया गया है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा बावड़ी विद्यालय जोधपुर से किया गया भाई, ठीक है ना। जो बावड़ी का विद्यालय है, राजकीय जो विद्यालय है बावड़ी के अंदर, उससे यहाँ पे संविधान पहल की वो शुरुआत की गई है, जो कि एक PM श्री विद्यालय के अंतर्गत आता है भाई। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बावड़ी जोधपुर, बावड़ी तहसील है और जोधपुर जिला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 नंबर आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत शुरू की गई पहल में सम्मिलित नहीं है।
तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत शुरू की गई पहल में सम्मिलित कौन नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके स्किल फॉर लाइफ जो है ये आपके इसमें सम्मिलित नहीं रहता है, जबकि मौखिक पठन प्रवाह ये सम्मिलित रहता है। विद्यार्थी उपस्थिति ऐप ये भी शामिल है। डिजिटल प्रवेशोत्सव ये भी आपके इसमें सम्मिलित रहता है, लेकिन स्किल फॉर लाइफ जो है ये इसका हिस्सा नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 52 नंबर आपको दे रखा है। प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत लक्षित समूह कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है उन्हें किस वर्ग में शामिल किया गया है, तो उन्हें आपके अंकुरण वर्ग के अंदर शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 53 नंबर आपको दे रखा है। शिक्षा को सुलभ लचीला बनाने एवं कहीं से भी कभी भी सीखने के उद्देश्य से साक्षरता विभाग द्वारा किसके सहयोग से 2 यूट्यूब चैनल ई साक्षरता व साक्षर राजस्थान लॉन्च किए गए। तो ये किसके द्वारा है वो ये लॉन्च किए गए 2 यूट्यूब चैनल, जिसका एक का नाम है ई साक्षरता और दूसरे का नाम है साक्षर राजस्थान। तो ये आपके लॉन्च किए गए थे मिशन ज्ञान के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। मिशन ज्ञान के तहत 2 यूट्यूब चैनल शुरू किए गए थे, जिसका नाम आता है ई साक्षरता और साक्षर राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान के राजकीय विद्यालय में वर्तमान में नो बैग डे कब रखा जाता है, तो नो बैग डे जो है वो रखा जाता है महीने के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को। तो महीने का जो पहला और जो लास्ट शनिवार आता है यानी कि चौथा शनिवार है, इस 2 दिन को अब वर्तमान में राजस्थान जो विद्यालय है इसमें नो बैग डे मनाया जाता है। जब ये शुरू हुआ था तो आपके प्रत्येक शनिवार को ये डे मनाते थे कि आपको शनिवार के दिन बैग लेके नहीं आना है, लेकिन अभी ये चेंज करके इसमें कर दिया है कि महीने के 2 शनिवार सिर्फ, जो कि आपके सेकंड शनिवार और 4th शनिवार, उनको आपको नो बैग डे के तहत स्कूल आना है। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 55 नंबर आपको दे रखा है। RSCERT द्वारा शैक्षणिक नवाचार के क्रम में जारी आधा पुल कॉमिक बुक श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। तो आधा पुल कॉमिक बुक श्रृंखला जो है इसका हिस्सा कौन सा नहीं रहता है, तो वो आ जाएगा आपके सुरक्षित बदलीपुर, ये इसका हिस्सा नहीं है। जबकि खजाने का नक्शा, बदलीपुर के चित्ते, बोलती चट्टाने, ये सभी इसका हिस्सा रहता है भाई। बाकी ये आपके 4 नंबर ऑप्शन इसका हिस्सा नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान बजट 2025-26 में राजस्थान के 1500 नए राजकीय विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की घोषणा की गई है। ये अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना किस मिशन के तहत है वो की गई एक पहल है। तो जो अटल टिंकरिंग लैब बन रही है विद्यालयों के अंदर, ये किस मिशन के तहत है वो बन रही है, तो वो आ जाएगा आपके अटल इनोवेशन मिशन के तहत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके इसमें 1। अटल इनोवेशन मिशन के तहत सभी जितने भी जैसे राजस्थान में 1500 राजकीय विद्यालय इसके अंदर अटल टिंकरिंग लैब बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 57 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। शिक्षा मंत्रालय व NCERT के मार्गदर्शन में राजस्थान में एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा कब से लॉन्च या कब से संचालित किया गया। तो निष्ठा कार्यक्रम है ये आपके शुरुआत किया गया था 2018 और 19 से। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 2018-19 में होती है। और किस किस संस्थाओं के द्वारा की गई, तो शिक्षा मंत्रालय व NCERT के द्वारा की गई है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए RSCERT द्वारा जारी कैरियर पुस्तिका का नाम क्या है। तो कक्षा 9 से लेकर 12वीं विद्यार्थियों के लिए जो RSCERT द्वारा पुस्तक जारी की गई है उस पुस्तक का नाम क्या रहता है, तो वो आ जाएगा आपके सफ़र, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा भाई। तो RSCERT द्वारा जारी जो कैरियर पुस्तिका है इसका नाम रहता है आपके सफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए CWSN बच्चों हेतु 2 मॉडल संसाधन कक्ष कहाँ पर स्थापित किए गए। तो CWSN बच्चों के हेतु जो 2 मॉडल संसाधन कक्ष बनाए गए हैं ये आपके स्थापित किए गए कहाँ पर, तो जयपुर और उदयपुर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राजस्थान में 2 मॉडल संसाधन कक्ष बने हैं, एक तो बना है जयपुर के अंदर, दूसरा बना है आपके उदयपुर के अंदर। और ये किस बच्चों के लिए है, तो CWSN बच्चों के लिए रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। नए आपराधिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा 13 से लेकर 21 अक्टूबर 2025 तक नव विधान न्याय की पहचान
नामक प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई। तो अपने यह केंद्र सरकार के द्वारा जो नए आपराधिक कानूनों की पहली वर्षगांठ है, इस पर एक प्रदर्शनी की जा रही है जिसका नाम है नव विधान और न्याय की पहचान। तो ये आपके शुरू की गई थी कहाँ पर, तो जिका यानी कि JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर, ठीक है ना, JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है, विकसित राजस्थान @ 2047 विजन डॉक्यूमेंट किसके द्वारा तैयार किया गया। तो विकसित राजस्थान 2047 जो विजन डॉक्यूमेंट है ये आपके तैयार किया गया राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसके द्वारा ये आपके विजन डॉक्यूमेंट 2047 जो है ये है वो तैयार किया गया। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, 13 अक्टूबर को दुबई में आयोजित कार्यक्रम राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया। तो दुबई के अंदर अभी एक कार्यक्रम हुआ था राजस्थान रत्न अवार्ड 2025, ये किसे प्रदान किया गया था, तो वो इसमें आ जाएगा आपके डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को ये अवार्ड दिया गया भाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 2, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, 22 से लेकर 31 अक्टूबर तक बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम की निम्न में से कौन है वो सदस्य नहीं रही है। तो भारतीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य वो कौन नहीं रही है जिसने एशियन यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक भी जीता है भाई। तो इस टीम का हिस्सा कौन नहीं रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपके अश्विनी जी है, वो इस टीम के हिस्सा नहीं रहे थे। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अश्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए जारी विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान निम्न में से किन योजनाओं या कार्यक्रमों या अभियानों के क्रियान्वयन में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। तो कौन कौन से कार्यक्रमों या फिर अभियानों या फिर कह सकते हैं योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान का स्थान प्रथम रहा है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा प्रधानमंत्री, सबसे पहला इसमें रहने वाला प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, इसमें राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर रहा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा है PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के तहत, तो ये भी आपके इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। और PM कुसुम योजना ये आपके सौर ऊर्जा के निर्माण या उत्पादन से संबंधित योजना रहती है, तो इसमें बिल्कुल सही है। और स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 इसके तहत भी आपके राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये भी इसमें बिल्कुल आपकी सही बात है। PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण में, तो इसमें बिल्कुल नहीं रहा है। और PM कुसुम योजना कंपोनेंट C, तो C के अंदर नहीं रहा है, कंपोनेंट A के अंदर राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपके A, B और C यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर आपको दे रखा है, गुरु गोलंकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से आपको सही कोट का चयन भी करना है कि कौन कौन से कथन सत्य है, उसका आपको चयन करके लिखना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले कथन दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 41 जिलों के एक आकांक्षी ब्लॉकों को चिन्हित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। प्रत्येक ब्लॉक का जो बजट है वो आपका रहता है 1.5 करोड़। फिर दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो ये कथन आपकी गलत है भाई। तो A और B कथन आपके सही हो जाएंगे, यानी कि 41 जिलों के अंदर और प्रत्येक ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपए। तो इसमें आपके A और B यानी कि आपके कथन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है। तो इसमें आपके पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक मेलिंग सर्वर नहीं है। तो मेलिंग सर्वर नहीं है यानी कि मेल भेजने का सर्वर नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो Gmail होता है, Ymail होता है, रेडिफ मेल भी होता है, लेकिन MySQL मेल जो है ये नहीं होता अभी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक ई-कॉमर्स का प्रमुख मॉडल है। तो ई-कॉमर्स का प्रमुख मॉडल कौन सा है, तो वो आ जाएगा इसमें आपके बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके ई-कॉमर्स का एक प्रमुख मॉडल रहता है। ई-कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन आपके रहता है इसमें, तो ये आपके बिल्कुल सही है, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 68 आपको दे रखा है, ई लर्निंग की विधा जिसमें प्रशिक्षु एवं
प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद समय में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ई लर्निंग की विधा होती है जिसमें प्रशिक्षु और प्रशिक्षक यानी कि भाई शिक्षा लेने वाला और शिक्षा देने वाला भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट या इंटरेक्ट होते हैं। तो ये आपके किससे तात्पर्य रहेगा, वो आ जाएगा समकालिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 आपको दे रखा है, MOOC के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो MOO और C के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है इसका भी आपको चयन करना है अभी। तो सबसे पहले दे रखा है कि MOOC जो है ये एक वेब आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम रहता है, बिल्कुल सही बात है। एक वेब होती है ना, एक साइट है जिसके तहत है वो मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। और दूसरा दे रखा है वर्ष 2010 में जॉर्ज सीमेंस व स्टीफन डाउन्स ने इसका निर्माण किया था। तो ये इसमें आपको जो है गलत। कोर्सेरा, EDX और यूडेमी, स्वयं, फ्यूचर लर्न जैसे प्लेटफॉर्म इसमें शामिल है। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, दर्शन, योग पर आधारित डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाता है। तो कौन सा ये कह सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है या डिजिटल सामग्री जो उपलब्ध करवाता है, तो वो इसमें रहता है आपके ई आचार्य। जो ई आचार्य है ये एक ऐसा ई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको संस्कृत और भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, जिसमें हम कह सकते हैं वेद है, दर्शन है, योग है आदि सभी डिजिटली रूप में प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके ई आचार्य, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो फेसबुक आपके सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप भी सोशल मीडिया है और इंस्टाग्राम तो आपको पता ही है पूरे दिन वो होती है क्या, स्क्रॉल करते रहते हो रील्स। तो ये भी आपके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो गूगल क्रोम है ये आपके क्या रहता है, सर्च इंजन नहीं, वेब ब्राउज़र है अभी गूगल क्रोम, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 72 नंबर आपको दे रखा है, https www.kalamacademy.com में डोमेन नाम क्या है। तो इसका जो डोमेन नेम रहता है ना वो आता है आपके .com, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके 1। तो .com है ये आपके रहता है डोमेन नेम, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है, IPv6 में कितने बिट्स प्रयुक्त होते हैं। तो IPv6 जो है इसमें कितने बिट्स प्रयुक्त होते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 128 बिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि IPv6 है इसके अंदर आपके 128 बिट्स है उपयुक्त होते हैं अभी। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो सफारी एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है और डुग डुग गो जो है ये भी आपके एक सर्च इंजन रहता है, लेकिन जो उबंटू है ये आपके नहीं रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सर्च इंजन नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 आपको दे रखा है, इंटरनेट पर प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगर कोई चीज़ आप प्राइवेट रूप से देखना चाहते हो कि कोई दूसरा ऐप है, कोई सर्वर है वो आपको टैग ना कर सके या फिर देख ना सके, तो इसके तहत आपके एक मोड होता है जैसे इनकॉग्नाटाइज मोड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस मोड में आप करने के बाद इंटरनेट पर कोई भी चीज़ देखते हो तो वो आपके एकदम प्राइवेट रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 आपको दे रखा है, भारत का प्रथम वेब ब्राउज़र है। तो भारत का प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो वो आ जाएगा आपके एपिक। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके भारत का प्रथम वेब ब्राउज़र रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है, निम्न में से असुमेलित युग्म छांटिए। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करके लिखना है। एक तरफ दे रखे हैं चैटबॉट, सामने दे रखे हैं निर्माता, ठीक है ना। तो जो जेमिनी चैटबॉट है ये आपके रहता है गूगल डीप माइंड का, बिल्कुल सही बात है। और ग्रॉक जो है ये ग्रॉक एक चैटबॉट है, तो ग्रॉक आपके रहता है XAI का, बिल्कुल सही बात है। और मिस्ट्रल जो है चैटबॉट ये रहता है मिस्ट्रल AI से, बिल्कुल सही बात है। लेकिन डीप सीक जो है ये IIT मद्रास दे रखा है जो कि हो जाएगा आपके असुमेलित, ठीक है ना। तो एक बार वापस देख लो इनको कि जेमिनी किसका है, तो जेमिनी है गूगल का, ग्रॉक किसका है तो XAI का, मिस्ट्रल किसका है तो मिस्ट्रल AI का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है, निम्न में से डिजिटल मुद्रा है।
तो डिजिटल मुद्रा कौन सी है वो आपको चयन करना है। सिक्का ये डिजिटल मुद्रा नहीं होती है, नोट भी नहीं है, लेकिन सोलाना जो है ये आपके डिजिटल मुद्रा रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें हो जाएगा आपके डिजिटल मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है, फ्लिपकार्ट बैंक द्वारा जारी ई वॉलेट है। तो फ्लिपकार्ट बैंक के द्वारा एक ई वॉलेट जारी किया गया था जिसे कहते हैं फ़ोनपे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो आपके इसमें आ जाएगा ई वॉलेट कौन सा रहने वाला है, तो फ़ोनपे रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में सरकार की विभिन्न वेबसाइट्स एवं एप्लीकेशन के उपयोग हेतु जारी सिंगल विंडो इंटरफेस है। तो राजस्थान में सरकार की जो विभिन्न वेबसाइट्स और एप्लीकेशन है इनके उपयोग हेतु एक सिंगल साइड विंडो दे रखी है, आपको सिंगल विंडो इंटरफेस दे रखा है जिसका नाम रहता है आपके SSO, सिंगल साइड, ठीक है ना। तो SSO इसमें आपके सही हो जाएगा भाई, जिस पे आप फॉर्म वगैरह भरते हो ना SSO पे, तो वही इसमें आपके सिंगल विंडो इंटरफेस रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 आपको दे रखा है, बौद्धिक संपदा अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो बौद्धिक संपदा जो अधिकार है इसमें कौन सा है वो सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपके पेटेंट सम्मिलित रहता है, ट्रेडमार्क भी सम्मिलित रहता है और कॉपीराइट भी सम्मिलित रहता है, लेकिन ज़मीन का स्वामित्व जो है ये इसमें अलग है भाई। तो ये आपके बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं रहने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है, बौद्धिक संपदा अधिकारों में भौगोलिक संकेतक का यानी कि GI टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो भौगोलिक संकेतक यानी कि आप कह सकते हैं GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो इसमें आपके भौगोलिक संकेतक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वो आ जाएगा किसी उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति व गुणवत्ता के लिए दिया जाता है, कि ये जो आपके उत्पाद है ये स्पेशली इसी भौगोलिक रीजन के अंदर ही हो सकता है। जैसे भाई बीकानेरी भुजिया को ये GI टैग मिला हुआ है, तो बीकानेरी भुजिया केवल बीकानेर के उस प्रॉपर स्थान पर ही ऐसा बन सकता है, ठीक है ना। चाहे दूसरी जगह आप ट्राई कर लेना, वैसा स्वाद नहीं आने वाला। तो इसलिए आता है किसी उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति एवं गुणवत्ता के लिए ये टैग दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है, अज्ञात स्रोत से भेजा गया ईमेल रिसीवर के पास ज्ञात स्रोत के रूप में डिस्प्ले होता है। तो ज्ञात स्रोत के रूप में डिस्प्ले होता है तो वो इसमें आ जाएगा आपके स्पूफिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है, बिग डेटा के लक्षणों में 5V में शामिल है। तो बिग डेटा के लक्षणों में 5V में क्या शामिल है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें एक तो रहने वाला इसमें वॉल्यूम, और दूसरा इसमें आ जाएगा आपके वेग, तीसरा आ जाएगा किस्म, फिर आ जाएगा सत्यता, फिर आ जाएगा आपके मूल्य। यानी कि इसमें आपके पाँचों ही है वो 5V के अंतर्गत शामिल है भाई, जो कि बिग डेटा के लक्षण रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है, वर्चुअल रियलिटी के लिए भारत में कहाँ प्रथम कंसोर्टियम लॉन्च किया गया। तो वर्चुअल रियलिटी के लिए भारत के अंदर कहाँ पर प्रथम कंसोर्टियम है वो लॉन्च किया गया है। तो प्रथम कंसोर्टियम लॉन्च हुआ था आपके IIT मद्रास के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, IIT मद्रास के अंदर आपके प्रथम कंसोर्टियम लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 आपको दे रखा है, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई। तो बौद्धिक संपदा संगठन की जो स्थापना है वो होती है आपके 1967 के अंदर, यानी कि 1967 के अंदर बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना होती है अभी। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है, TCP का पूर्ण रूप है। तो TC और P का जो पूर्ण रूप रहता है वो आ जाएगा आपके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये आपके TC और P का फुल नेम रहता है अभी। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में इंटरनेट की सेवा को सर्वप्रथम किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत के अंदर जो इंटरनेट की सेवा है ये शुरू की गई थी आपके VSNL के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें सबसे पहले इंटरनेट की सेवा शुरू करने वाला कंपनी रहता है जो कि भारत के अंदर की गई थी, VSNL, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है, एक वेब पेज से दूसरा वेब पेज डैश 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 से जुड़ा रहता है। तो एक वेब पेज है वो दूसरे वेब पेज से जुड़ा रहता है, तो इसमें जो माध्यम का काम करता है वो इसमें आपके रहता है हाइपरलिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की होती है जिसका नाम होता है आपकी Ctrl+K, ये भी आपको ध्यान रखना है अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा भारतीय मेल है। तो कौन सा भारतीय मेल है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके याहू मेल जो है ये आपके रहता है भारतीय मेल, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 आपको दे रखा है, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको पहचान करनी है। एक तरफ दे रखे हैं आपको क्षेत्रीय परिषद, सामने दे रखे हैं उसके मुख्यालय, तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय रहता है आपके नई दिल्ली के अंदर। दूसरा आता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो पूर्वी क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो रहेगा कलकत्ता के अंदर। फिर दे रखा है मध्य क्षेत्रीय परिषद, तो इसका आपके वाराणसी दे रखा है, लेकिन जो कि आपके गलत। फिर दे रखा है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, तो इसका आ जाएगा आपके चेन्नई के अंदर। तो इसमें आपके तीसरा जो कथन है वो हो जाएगा आपके असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का कर नहीं है, यानी कि संघ सूची का टैक्स कौन सा नहीं है निम्न में से, उसका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है कृषि आय से भिन्न जो आय पर कर लगता है वो आपके रहता है संघ सूची का कर, बिल्कुल सही है। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय का जो टैक्स है वो भी आपके संघ सूची का विषय रहता है। और फिर दे रखा है विद्युत के उपभोग तथा विक्रय पर जो कर लगता है ये आपके संघ सूची का कर नहीं रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 आपको दे रखा है, अनुच्छेद 258 कै के अनुसार कोई राज्य केंद्र की सहमति से राज्य के कार्यपालिका संबंधित कुछ कृत्य केंद्र को सौंप सकता है, ये प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये आपके जोड़ा गया है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 258 क्या जोड़ा गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है, संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी दोहरी राज पद्धति। तो केंद्र राज्य संघ नहीं है जो कमज़ोर संबंधों से एकीकृत हो, न ही राज्य संघ की एजेंसियाँ है। संघ एवं राज्य दोनों को संविधान द्वारा बनाया गया है, दोनों की शक्तियाँ संविधान में निहित है। तो उक्त कथन है वो किसका है, जो उपरोक्त कथन दे रखा है ये आपकी किसका रहता है, तो वो आ जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का एक कथन रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है, अनुच्छेद 1 में भारत को घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद जो 1 है इसमें भारत को क्या घोषित किया गया, तो वो आ जाएगा आपके यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट का एक यूनियन है जो कि भारत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 यूनियन ऑफ स्टेट आपके अनुच्छेद 1 के अंदर भारत के लिए या भारत को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 96 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची में से समाप्त करके समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा क्षेत्र है जिसको राज्य सूची से समाप्त करके समवर्ती सूची में शामिल है वो नहीं किया गया। तो इसमें आपको वन को शामिल किया गया था, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण ये भी शामिल किया गया था, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये आपके राज्य सूची के अंदर रखा गया न कि समवर्ती सूची में, ठीक है ना। शिक्षा को भी समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है ये आपके इस सूची के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना की गई वो हुई थी आपकी मई 1990 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के तहत इसको स्थापना की गई। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन है वो नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें राष्ट्रपति जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं रहता है। बाकी प्रधानमंत्री इसका सदस्य होता है, राज्य का CM इसका सदस्य होता है, और केंद्र शासित प्रदेश का CM हो तो वो भी इसका सदस्य रहता है, लेकिन राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है, भारतीय संघवाद के संबंध में असुमेलित की पहचान कीजिए। तो भारतीय संघवाद के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन असुमेलित है उसका आपको चयन करके लिखना है। सबसे पहले दे रखा है सौदेबाजी का संघवाद, जो कि किसने कहा था, तो मॉरिस जोन्स के द्वारा। तो बिल्कुल सही बात है। सहकारी संघवाद ये कहा गया था आपके ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा, और प्रमोच संघवाद ये आपके के संथानम के द्वारा, और अर्ध संघात्मक तो ये आपके पॉल M बिल के द्वारा। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके इसमें असुमेलित हो जाएगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। तो सत्य कथन कौन से है उसका आपको चयन करके लिखना है। सबसे पहला दे रखा है, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध संविधान के भाग 11 में संघ व राज्यों के बीच संबंध शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। और दूसरा दे रखा है, भाग 11 में 2 अध्याय है,
पहले में वित्तीय संबंध बताए गए हैं, जबकि दूसरे के अंदर प्रशासनिक या फिर कार्यकारी संबंध बताए गए हैं। तो इसमें आपके पहला कथन सत्य है, लेकिन दूसरा कथन असत्य है अभी। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 केवल और केवल पहला कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 101 आपको दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया। तो किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान किया गया है, तो वो आ जाएगा आपके अनुच्छेद 246 ऑप्शन नंबर 2 कि आर्टिकल 246 के तहत प्रावधान किया गया कि केंद्र व राज्य के मध्य विषयों का विभाजन 3 सूचियों में होगा। तो ये आपके आर्टिकल 246 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 102 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है उसका आपको चयन करना है। पहला दे रखा है, अनुच्छेद 248 का संबंध अवशिष्ट शक्तियों के साथ है। बिल्कुल सही बात है, सभी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, न कि राज्यों के पास। तो ये भी बिल्कुल आपके सही कथन है। अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधानों के कारण ही जब पहली बार सेवा कर अस्तित्व में आया तो वह पूरी तरह से केंद्र को मिला, न कि राज्यों को। तो ये भी बिल्कुल आपके सही दे रखा है। वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण अवशिष्ट सूची का विषय है। तो ये आपके इसमें गलत है, ये इसमें अवशिष्ट सूची का विषय नहीं रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 103 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दे रखे हैं विषय, सामने दे रखी है सूची, कौन सा सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। सबसे पहले दे रखा है नागरिकता। तो नागरिकता रहती है आपके संघ सूची का विषय, बिल्कुल सही बात है। और फिर दे रखा है जनगणना। तो जनगणना आपके राज्य सूची का विषय नहीं रहता, ये हो जाएगा इसमें आपके असुमेलित। फिर दे रखा है पुलिस। तो पुलिस रहती है राज्य सूची का विषय। सिविल प्रक्रिया संहिता। तो सिविल प्रक्रिया संहिता जो है ये रहती है आपके समवर्ती सूची का विषय। तो इसमें आपके दूसरा कथन जो है असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 104 आपको दे रखा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 249 है ये किससे संबंधित है। तो वो आ जाएगा आपके राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ जो है ये आपके आर्टिकल 249 के तहत प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 105 आपको दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत आपातकाल में राज्य सूची के विषयों के संबंध में विधि बनाने की जो पावर है वो संसद को प्राप्त है। तो यह आप क्या जाएगा आर्टिकल नंबर 250 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 106 आपको दे रखा है, संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है। यानी कि कौन से आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। तो वो आपको दे रखा है आर्टिकल नंबर 355 के तहत, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 107 आपको दे रखा है, भारत के राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं है। तो संविधानेतर और विधितर ये संस्थाएं कौन कौन सी रहती है वो आपको चयन करना है और इसमें सही कोड का चयन भी करना है। पहला दे रखा है राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, ये दोनों संस्थाएं जो है ये आपके संविधानेतर और विधितर संस्थाएं रहती है भाई। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 108 आपको दे रखा है, अनुच्छेद 267(1) के तहत भारत की आकस्मिक निधि से व्यय किसके अधीन रखा जाता है। तो आकस्मिक निधि से जो व्यय होता है वो किसके अधीन रखा गया है। तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि राष्ट्रपति के अधीन रखा गया है। तो आकस्मिक निधि का जितना भी व्यय होगा वो राष्ट्रपति की सलाह से और राष्ट्रपति के अधीन ही रहता है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 109 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था। तो सरकारिया आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे। तो वो इसमें आ जाएगा आपके डॉक्टर SR जो सेन है ये आपके सरकारिया आयोग के सदस्य रहे थे भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 110 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो कौन सा मद है जो कि भारत की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो वो आ जाएगा सामाजिक सुरक्षा जो है ये आपके समवर्ती सूची का मद रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान भी करता है। तो वो आ जाएगा अनुच्छेद 263 के अनुसार, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें आ जाएगा आपके भाई ऑप्शन नंबर 2 कि आर्टिकल 263 के तहत भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 आपको दे रखा है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो करों और जो सरकारी कामकाज है इसके निर्वहन से जो टैक्स वगैरह प्राप्त होता है ना, राजस्व जमा, ये सरकार को प्राप्त समुच्चय जो राजस्व जमा है ये कहाँ पर जमा होता है, किस निधि में जमा होता है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके भारत की संचित निधि में ये जमा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है, नदी जल बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया। तो नदी जल जो बोर्ड है ये अधिनियम कब पारित किया गया। तो वो आ जाएगा आपके 1956 के अंदर ये पारित किया गया। नदी जल बोर्ड अधिनियम 1956 के तहत पारित हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा किए गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में या प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो वो इसमें आ जाएगा आपके भारत का राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग के द्वारा किए गई प्रत्येक सिफारिश को सदन के समक्ष रखवाता है। तो आ जाएगा इसमें भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 आपको दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो वो आ जाएगा आपके अनुच्छेद 312 के तहत, ठीक है ना। 312 के अंदर लिखा हुआ है कि आप नई अखिल भारतीय सेवाओं का है वो प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन अभी जो चल रही है यूपीएससी ये आपके आर्टिकल 315 के तहत इसका प्रावधान किया गया। अभी ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116 आपको दे रखा है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो एक संघीय जो राज्य व्यवस्था होती है इसमें कौन कौन से तंत्र सम्मिलित होते हैं वो आपको इसमें चयन करना है और नीचे दिए गए कोड से उसका सही चयन भी करना है। तो सबसे पहले दे रखा है उनका आपको कि संघ और राज्य के बीच संबंध का जो व्यवस्था रहती है ये भी आपके संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित रहता है, बिल्कुल सही बात है। फिर दे रखा है राज्यों के मध्य संबंध, तो ये भी आपके संघीय राज्य देखता है। समन्वय के लिए तंत्र, ये भी आपके संघीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, तो ये भी आपके इसी के तहत रहता है। तो 1 2 3 4 ये चारों आपके इसके तहत सम्मिलित रहते हैं अभी। तो सही उत्तर आ जाएगा इसमें आपके पहला ही उत्तर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 117 आपको दे रखा है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये कथन सही नहीं है भाई, ठीक है ना। बाकी इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। इसका अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो इसका अध्यक्ष है, वो पदेन रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 आपको दे रखा है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई, तो वो आ जाएगा आपके इसमें 6 अगस्त 1952 को, ठीक है ना। तो 6 अगस्त 1952 को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, पुंची आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी। तो पुंची आयोग की जो रिपोर्ट आई थी वो आपके केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित रहती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके इसमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 आपको दे रखा है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तो क्षेत्रीय जो परिषद है इनका सृजन हुआ है, तो संसदीय कानून के द्वारा इनका सृजन हुआ है भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 आपको दे रखा है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। तो वर्तमान में जो नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो वो आ जाएगा आपके डॉक्टर सुमन के बेरी, ऑप्शन नंबर 4। सुमन बेरी जो है
वो आपके अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 122 आपको दे रखा है भाई। द सेंटर स्टेट रिलेशंस इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष थे। तो द सेंटर स्टेट रिलेशन इंक्वायरी की जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके पी.वी. राजमन्नार। कौन थे भाई? तो पी.वी. राजमन्नार जो है वो इस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 123 आपको दे रखा है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है इनका निर्माण स्रोत रहता है आपके संवैधानिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक स्रोत रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 124 आपको दे रखा है। सीमा शुल्क और व्यापार के लिए सामान्य समझौता यानी कि GATT की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो GATT की जो स्थापना हुई है वो हुई थी आपके 1947 के अंदर, यानी कि वर्ष 1947 के अंदर आपके सीमा शुल्क और व्यापार के लिए सामान्य समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 125 आपको दे रखा है। विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? यानी कि जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO, इसमें वर्तमान में कितने सदस्य है? तो वो आ जाएगा आपके 166, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 167 सदस्य अभी वर्तमान में इसके सदस्य है अभी विश्व व्यापार संगठन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 126 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन कौन सी भाषाएं विश्व व्यापार संगठन की आधिकारिक भाषा है? तो WTO की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन कौन सी है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें एक तो आ जाएगी आपके अंग्रेजी, बिल्कुल अंग्रेजी इसमें आपके रहने वाली है। कौन सी भाषा? संवैधानिक भाषा रहने वाली है भाई, मतलब आधिकारिक भाषा रहने वाली है। और फिर आपके इसमें आ जाएगी कि जो हिंदी है नहीं, पुर्तगाली भी नहीं है, और फ्रेंच, इसमें फ्रेंच भी आपके इसमें आधिकारिक भाषा रहती है। फिर इसमें रहेगी आपकी स्पेनिश, यानी कि A, D और E। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें सही हो जाएगा। तो अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा जो है वो WTO की आधिकारिक भाषाएं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 आपको दे रखा है। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में किन 2 राष्ट्रों ने सदस्यता ग्रहण की थी? तो विश्व व्यापार संगठन का जो 13वां मंत्रिमंडलीय सम्मेलन हुआ था इसमें 2 राष्ट्रों ने नई सदस्यता ग्रहण की है। तो वो 2 राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो वो इसमें आ जाएगा आपके कोमोसोर और तिमोर लिस्ते, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें सही हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में नए 2 सदस्य कौन बने WTO के? तो वो आ जाएंगे आपके कोमोरोस और तिमोर लिस्ते, ठीक है ना। ये अभी 13वें मंत्रिमंडलीय सम्मेलन के अंदर है वो सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आपको दे रखा है। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नागोजी ओंकाजा-इबेला के संबंध में निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो नागोजी ओंकाजा-इबेला के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको इसमें सत्य कथन कौन सा है उसका चयन करना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि ये विश्व व्यापार संगठन की 9वीं महानिदेशक बनी है। तो ये ध्यान रखना, ये 9वीं महानिदेशक है वो नहीं बनी है, ठीक है ना। तो ये पहला ही कथन आपकी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर दे रखा है इसमें आपके कि ये महानिदेशक बनने वाली पहली महिला थी। बिल्कुल ये सही बात है, ये महानिदेशक बनने वाली पहली महिला जरूर रहती है। और फिर आपके इसमें दे रखा है कि इन्हें 4 साल के कार्यकाल हेतु दोबारा से चुना गया था। बिल्कुल सही बात है, इन्हें 4 साल के लिए दोबारा है वो इसका क्या कह सकते हैं महानिदेशक है वो चुन लिया गया है। तो ये भी बिल्कुल आपकी सही बात है। तो B और C कथन इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 आपको दे रखा है। विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक निम्न में से किस समिति का पदेन सदस्य या पदेन अध्यक्ष होता है? यानी कि जो इसका महानिदेशक होता है जो अभी वर्तमान में आपके नागोजा ओंकाजा-इबेला है वो बने हुए हैं। तो ये पदेन अध्यक्ष कौन सी समिति के होते हैं? तो वो इसमें आ जाएगा आपके व्यापार वार्ता जो समिति होती है ना, इसके वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 130 आपको दे रखा है। विश्व व्यापार संगठन के किस सम्मेलन में कृषि सब्सिडीज में कमी करने की व्यवस्था की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन के तहत एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ये व्यवस्था की गई कि इसमें जो कृषि सब्सिडीज़ है इसमें कमी करनी होगी। तो ये कौन से सम्मेलन में की गई? तो वो आ जाएगा आपके बाली सम्मेलन, जो इंडोनेशिया बाली के अंदर जो सम्मेलन हुआ था इसमें यह कहा गया कि कृषि सब्सिडी में कमी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा उदाहरण ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का नहीं है? तो कौन सा उदाहरण है जो कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का उदाहरण नहीं रहता है? तो वो आ जाएगा आपके किसानों को उर्वरक
बिजली, सिंचाई आदि पर सब्सिडी देना, ये आपके ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का हिस्सा नहीं है अभी। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 आपको दे रखा है। 132 में आपको दे रखा है कि आय के वितरण को गरीबी मापन की किस अवधारणा में प्रयुक्त किया जाता है। तो आय के वितरण यानी कि आय के वितरण को गरीबी मापन की किस अवधारणा में प्रयुक्त किया जाता है, तो वो आ जाएगा आपके सापेक्ष अवधारणा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी निर्धारण से नहीं है। तो किस समिति का संबंध है वो गरीबी निर्धारण से नहीं रहता है, तो वो आ जाएगा आपके मावलंकर समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है। वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक ग्रामीण एवं सर्वाधिक शहरी निर्धनता अनुपात वाले राज्य कौन में से है। तो सर्वाधिक शहरी निर्धनता यानी कि सर्वाधिक गरीबी है वो, मतलब सर्वाधिक ग्रामीण और सर्वाधिक शहरी निर्धनता वाले राज्य कौन में से कौन कौन से रहते हैं। तो इसमें आपका आएगा कि सर्वाधिक ग्रामीण देखा जाए तो वो आ जाएगा आपके छत्तीसगढ़ के अंदर, सर्वाधिक शहरी देखा जाए तो वो आ जाएगा आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 आपको दे रखा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों को औसत भारत में सभी समूहों के लिए कितना है। यानी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए कितना है, तो वो आ जाएगा आपके 22, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 आपको दे रखा है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही कथन है, ठीक है ना। सबसे पहला दे रखा है ये सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कुल 3 आयाम और 10 संकेतकों को शामिल किया जाता है, तो ये आपके इसमें गलत है भाई। इसमें 3 आयाम नहीं है, ये गलत दे रखा है, ठीक है ना। 3 आयाम और 10 संकेतकों को शामिल किया जाता है, तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। लेकिन पहला कथन जो है कि यह सूचकांक यानी कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जो केवल और केवल ए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 137 आपको दे रखा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी निर्धन परिवार वाले राज्य कौन में से है। तो बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक रिपोर्ट आई 2023 के अनुसार, इसमें सर्वाधिक निर्धन परिवार वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो वो आ जाएगा आपके बिहार और झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसमें सही कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला जो कथन दे रखा है कि संसद द्वारा सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा पारित किया गया था, तो बिल्कुल इसमें सही बात है भाई। ये नरेगा जो आपके एक्ट आया था वो सितंबर 2005 के अंदर ये पारित किया गया था। फिर दे रखा है 2 फरवरी 2006 से ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसके अंतर्गत आवेदन की दिनांक से 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जिस दिन आवेदन किया उससे 15 दिन के अंदर अंदर आपको रोजगार मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपके पहला और तीसरा सही है, यानी कि ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 139 दे रखा है आपको। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है ये आपके शुरू हुई थी वर्ष 2014 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना वर्ष 2014 में शुरू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 1। और इस योजना के तहत सबसे अधिक खाते खुले थे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि सबको लालच आया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो प्रत्येक खाते में 15-15 लाख रुपए है वो डाल रहे हैं, तो सभी ने जाके खाते खुलवा लिए कि जन धन योजना के तहत खाता खोल दो हमारा भी। तो ये आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 2014 के अंदर ये योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 आपको दे रखा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सही कथन का चयन भी करना है भाई। तो इसमें सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि वर्ष 2016 में प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन यानी कि LPG गैस को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के लक्षित लाभार्थी परिवार कौन कौन से है वो देखो कि जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वनवासी और गरीब तबके के घरों के लोग रहते हैं, तो बिल्कुल इसमें आपके ए और बी दोनों ही है वो सत्य
हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 आपको दे रखा है, खाद्य सुरक्षा के एक आयाम सामर्थ्य से क्या तात्पर्य है। तो खाद्य सुरक्षा का एक आयाम है जिसका नाम है सामर्थ्य, इससे क्या तात्पर्य है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध होना। तो ये आपको हो जाएगा सामर्थ्य, इसका तात्पर्य रहने वाला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है, वर्ष 2020-21 में चावल उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि कर में से कौन से राज्य में हुई है। तो चावल उत्पादन के अंदर देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन है वो कौन से राज्य में हुई है, तो वो आ जाएगा आपके पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के अंदर चावल का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है अभी। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 143 आपको दे रखा है, रिक्त स्थान अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। तो अधिशेष उत्पादन जो होता है वो खरीदने का कार्य कौन सी संस्था या कौन सा निगम करता है, तो वो आ जाएगा आपके भारतीय खाद्य निगम जो है। ये आपके जो अधिशेष उत्पादन होता है, क्या भाई हमारे घर के लिए चलो 5 क्विंटल है वो घर के लिए रख लो और बाकी जो आपके अतिरिक्त जो उत्पादन हुआ है ये आप भारतीय खाद्य निगम को बेच सकते हो। तो ये आप खरीदता भी है और आप इसको बेच भी सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चयन भी करना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है योजना और सामने दे रखा है आरंभ का वर्ष, ठीक है ना। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो ये आपके आरंभ वर्ष आता है इसमें 1997, यानी कि पहले में आ जाएगा 2। फिर दे रखा है संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इसमें आ जाएगा 1992, यानी कि 1 नंबर। फिर दे रखा अन्नपूर्णा योजना, तो अन्नपूर्णा योजना आपके शुरू हुई थी 2000 के अंदर, तो 4 आ जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना, तो अंत्योदय अन्न योजना जो है ये आपके 2002 में शुरू हुई थी, यानी कि 3। तो 2 1 4 3, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 145 आपको दे रखा है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इस कथनों में से कौन से कथन सही है उसका आपको चयन करके भी लिखना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहला दे रखा है कि 5 जुलाई 2013 को ये अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। 5 जुलाई 2013 को इस नियम को अधिनियमित किया गया था और वर्तमान में 50 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ये अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो इसमें आपके पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए और सी यानी कि आपकी इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ए और सी दोनों आपके सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 146 आपको दे रखा है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रतिमाह दी जाने वाली अनाज की मात्रा है। तो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो पात्र परिवार होते हैं इनको प्रति माह दी जाने वाली जो अनाज की मात्रा रहती है ना वो आपके रहती है इसमें 35 किलोग्राम। कितना रहता है भाई, तो 35 किलोग्राम है वो इसमें रहता है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रति माह है वो 35 किलोग्राम है वो अन्न उपलब्ध यानी कि अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 147 आपको दे रखा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल के फोर्टिफिकेशन और उनके वितरण पर केंद्र सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट को किस वर्ष स्वीकृति दी गई। तो किस वर्ष है वो स्वीकृति दी गई, तो वो आ जाएगा इसमें आपके 2019 और 2020 को ये स्वीकृति दी गई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 148 आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको सत्य कथन कौन से हैं उसका आपको चयन भी करना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है, इस योजना में अंत्योदय अन्न योजना यानी कि AAY परिवार को प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये बिल्कुल आपके सही है कि प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न है वो निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। दूसरा दे रखा इसमें सरकार द्वारा 2.13 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक खाद्यान्न सब्सिडी है वो वहन की जा रही है। तो इसमें आपके ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 149 आपको दे रखा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी स्थापना हुई थी आपके 1 जनवरी 1995 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन का नवीनतम देश बना है, यानी कि 167वां जो देश बना था वो कौन सा है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके तिमोर लेस्ते, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। तो ये थे भाई आपके माइनर टेस्ट 12 का पेपर सॉल्यूशन, जो कि आपके रहता है एसएसटी विषय का। तो पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।